कहानी की शुरुआत शियानवू महाद्वीप के अंधेरे क्षेत्र में स्थित सेंट युआन डेमन सेक्ट से होती है। उसी सेक्ट की एक इमारत के अंदर एक आदमी को बंदी बनाकर रखा गया था और वह अपनी सीनियर सिस्टर से भीख मांग रहा था जो उसे ज़मीन पर दबाए हुए थी कि वह उसकी जान बख्श दे। उसने साफ इनकार कर दिया। वह उसके कान के पास झुकी और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दया की कोई संभावना नहीं है। लाल कपड़ों में सजी हुई, आँखों में हँसी भरी हुई, वह उसे अपना पति कहकर बुलाने लगी और बोली कि आज तो उनकी भव्य शादी का दिन है। उसने पूछा कि क्या उसके दिल में सच में इतनी क्रूरता है कि वह अपनी रखैल को ऐसे खाली कमरे में अकेला छोड़ दे। वह आदमी शियाओमू था। हालांकि यह स्थिति बेहद बेतुकी लग रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह एक ट्रांस माइग्रेटर था और इसी कहानी का नायक भी। लूची ने उससे सवाल किया कि क्या उसकी रखैल जैसी देह अब उसे संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं रही और फिर से उसे पति कहकर पुकारा। अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने वाली ये औरत उसकी असली पत्नी बिल्कुल नहीं थी। 1 साल पहले जियाओ इस महाद्वीप पर एक कुलीन परिवार के बेटे के शरीर में आकर जागा था। इतना ही नहीं, वह एक राजवंश की राजकुमारी से विवाह अनुबंध में भी बंध चुका था। वह जीवन के शिखर पर पहुंचने ही वाला था कि भी उसे सेंट युआन सेक्ट के दानवों ने अगवा कर लिया। उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि कैदी बनना तो बस शुरुआत है और असली दुश्मन अभी बाकी है। बाद में यह खुलासा हुआ कि उसका शुद्ध युवा शरीर नाइनियन मिस्टिक आर्ट की साधना के लिए एक परिपूर्ण पूरक था। किसी को भी एक सेवक शिष्य के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी और उसे महज साधना बढ़ाने का एक औजार बना दिया गया। शुद्ध युवा ऊर्जा से भरे होने के बावजूद उसका बार बार शोषण किया गया। सेक्ट की युवा मिस उसे लगातार अपना कहती रहती और पूछती कि वह अब तक सही अवस्था में क्यों नहीं पहुंचा। और अधिक सहन न कर पाने पर जियाओ की जीवन शक्ति टूटने की कगार पर पहुंच गई। उसने खून की उल्टी की, जिसे उस औरत ने पहुंच दिया, जबकि वह कमजोर स्वर में बोला कि वह अभी मरना नहीं चाहता। उसने उसकी गर्दन और कसकर पकड़ ली और कहा कि उसके हाथों मरना उसके लिए सम्मान की बात है। फिर उसने एक छोटी बोतल निकाली और बताया कि फ्री रसल है। उसने उसे दवा की पूरी शक्ति को परिष्कृत करने का आदेश दिया था कि उसकी शुद्धि व देह पूरी तरह उत्तेजित हो सके। उसने समझाया कि उसकी नाइनियन मिस्टिक आर्टल गगत करने वाली है और उस थोड़ी सी शुद्ध युवा ऊर्जा को लेकर कंजूसी न करे। अपने हाथ से उसने उसका मुहजबन खोला और दवा उसके अंदर डाल दी। जैसे ही वह गली, जियाओ को पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसने कहा कि अगर वह उसे चुप कराने में मदद कर सका तो उसे अपना कर्तव्य पूरा हुआ मान लेना चाहिए। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसने आदेश दिया कि वह एक पति की तरह अपनी पूरी कोशिश करे। जैसे-जैसे दर्द बढ़ता गया, उसके मन में सवाल उठा कि क्या दुनिया को ठीक से देखे बिना ही वह सच में ऐसी लोमड़ी जैसी औरत द्वारा निछोड़ कर मार दिया जाएगा। उसने मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भींच लीं कि हथेलियों से खून बहने लगा और अपने दिल में कसम खाई कि वह इस किस्मत को स्वीकार नहीं करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। उसी क्षण उसके मन में एक अचानक सूचना प्रकट हुई। एक अत्यंत प्रबल जीवित रहने की इच्छा का पता चला था और रिटर्न सिस्टम सफलतापूर्वक जाग चुका था। सिस्टम ने होस्ट को सिस्टम से बांधने का निर्देश दिया। शियाओ मुस्तब्ध रह गया, सोचते हुए कि पूरे 1 साल बाद जाकर यह आखिरकार प्रकट हुआ है। सिस्टम ने समझाया कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो देता है, उसे बदले में प्राप्त भी होता है। होस्ट द्वारा दिया गया कोई भी दान अधिकतम डज़न गुना तक वापसी को ट्रिगर कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि यही उसका सब कुछ पलट देने का मौका है। सिस्टम के देर से जागने के कारण उसे मुआवजा दिया गया और पहली वापसी को डज़न गुना सुनिश्चित किया गया। इधर उसकी सीनियर सिस्टर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी, ये कहते हुए कि भले ही उसका मुंह मना कर रहा हो, लेकिन उसका शरीर काफी ईमानदार है। शियाओ मुंह अंदर ही अंदर मुस्कुराया और तय किया कि सेक्ट में एक सेवक शिष्य के रूप में जीवित रहने के लिए वह अपनी इज्जत त्याग देगा। उसने उससे कहा कि वह उसे संतुष्ट करेगा। जब उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे, तो वह पल भर के लिए चौंक गई। वह सोचने लगा कि वे उसे जाने क्यों नहीं देते। फिर जल्दी से खुद को और भी आज्ञाकारी मुद्रा में डाल लिया। उसे पति कहकर पुकारते हुए उसकी सीनियर सिस्टर ने कहा कि वह उसके साथ धीरे-धीरे करे। जैसे ही जियाओ ने काम शुरू किया, उसने सोचा कि जब स्वर्ग ने उसे एक मौका दिया है, तो वह खुद ही उसे पकड़ेगा और अपनी किस्मत पर नियंत्रण करेगा। उसने कहा कि उस रात वह जगह केवल उसी की है। मिशन चुपचाप जारी रहा, जब तक कि सूरज उग नहीं आया। झील का नीला पानी बाहर चमक रहा था और उसकी रोशनी कमरे में फैल गई। तब तक शियाओ लगभग मर चुका था।
उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, मानो सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। इसके विपरीत उसकी सीनियर सिस्टर दमक रही थी और ऊर्जा से भरी हुई थी। उसने आलस से अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए कहा कि भले ही उसने थोड़ी-सी शुद्ध यांग शक्ति ही दी हो, लेकिन पिछली रात उसका प्रदर्शन बुरा नहीं था। एक वस्त्र उसके शरीर पर बन गया और वह मुड़कर जाने लगी। जाते-जाते उसने कहा कि सॉलिडिफाइंग यांग पिल्स की बर्बादी अफ़सोस की बात है और अगर वह जीवित रहा तो वह फिर से उसका मनोरंजन लेने आएगी। इतना कहकर वह उसे लाश की तरह छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद शियाओ मू हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ क्योंकि उसकी आंखों के सामने कई सिस्टम पैनल प्रकट हो गए। उसके शरीर में जबरदस्त शक्ति उमड़ पड़ी। सिस्टम ने बताया कि 9 चार्म्ड हेवेनली फॉक्स द्वारा उसकी शुद्ध यांग शक्ति को निचोड़े जाने से 10 गुना वापसी ट्रिगर हुई है। उसे रेड यांग सेक्रेड बॉडी प्राप्त होने पर बधाई दी गई और बताया गया कि वह की रिफाइनिंग के तीसरे स्तर में थुप्पो कर चुका है और तुरंत ही चौथे स्तर में भी पहुंच गया। अंततः वह सीधे 10वें स्तर तक थुप्पो कर गया। सुनहरी लपटों ने उसके शरीर को घेर लिया और रहस्यमय चिन्ह बनने लगे। उसकी क्षतिग्रस्त देह जलकर नष्ट हुई और फिर पूर्णता में पुनर्निर्मित हो गई। शियाओ मु सोचने लगा कि क्या यही एक सेक्रेड बॉडी की असली शक्ति है। उसने अपने बाल बांध लिए। जैसे जैसे रहस्यमय निशान धीरे धीरे गायब होते गए, उसने जल्दी ही समझ लिया कि अभी दिखावा करने का समय नहीं है। सेंट युआन डेमन सेक्ट शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरा हुआ था और अगर उसका रहस्य उजागर हो गया तो उसका अंजाम साधना भट्टी बनने से भी बदतर हो सकता था। कपड़े पहनकर उसने फैसला किया कि जब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा, वह जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाएगा। बाहर कदम रखते हुए उसने सोचा कि स्पिरिट स्टोन साधना की नींव है। अपनी मौजूदा रेड यांग सेक्रेड बॉडी के साथ सीनियर सिस्टर से निजी काम लेकर वह ज्यादा कमा सकता है। फिर उसने ये विचार त्याग दिया, ये समझते हुए कि अब उसके पास सिस्टम है और उसे बड़ा सोचना चाहिए। ज्यादातर सीनियर सिस्टर्स अमीर नहीं थी और 3-4 स्पिरिट स्टोन्स मिलना ही अच्छी बात मानी जाती थी। वह सोच ही रहा था कि क्या जल्दी कमाने का कोई और तरीका है। तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ी। बगल में उसने हेन सेक्ट के बाहरी शिष्य वोंगचान को साधना करते देखा। वह बार पार करके देखने गया। उसे याद आया कि सेक्ट में आने के शुरुआती दिनों में वोंगचान ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। उसने सोचा कि अब बदला चुकाने का समय आ गया है। उसने सोचा कि अगर वह पिछले 1 साल में बचाए गए 200 स्पिरिट स्टोन्स वोंगचान को दे दे तो निश्चित ही एक बड़ी वापसी मिलेगी। यह सोचकर उसने अपने वस्त्रों से पत्थर निकाले और साधना करते हुए वोंगचान के सिर पर फेंक दिए। चौंक कर वोंगचान ने ऊपर देखा और पाया कि वे स्पिरिट स्टोन्स हैं। वह खुशी से मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि उसकी दिन रात की कड़ी साधना ने सेक्ट के किसी बड़े व्यक्ति को प्रभावित कर दिया है। जैसे ही शियाओमू पीछे हटा, एक सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। सिस्टम ने बताया कि उसने 200 स्पिरिट स्टोन्स दान किए हैं और इससे 500 गुना वापसी ट्रिगर हुई है। उसे 1000 स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए। श्यामू मुस्कुराया, ये समझते हुए कि उसने इतनी आसानी से 5000 स्पिरिट स्टोन्स कमा लिए हैं और अब पैसा कमाना बेहद आसान हो गया है। फिर उसने सोचा कि केवल टाइटन स्पिरिट स्टोन्स कुछ भी नहीं है। अगर वह 10,000 गुना वापसी ट्रिगर कर सके तो ये DC लाख स्पिरिट स्टोन्स होंगे। उसने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में जिन्होंने उसे अपमानित किया है वे उसे 10,000 गुना यहाँ तक कि लाख गुना चुकाएंगे। जिज्ञासावश उसने सोचा कि क्या सिस्टम से मिले स्पिरिट स्टोन्स दान करने पर फिर से वापसी मिलेगी। उसने नए नए मिले पत्थर बार के पार वोंग चान की ओर फेंक दिए जो भारी बारिश की तरह गिरे। वोंग चान स्तब्ध रह गया, यह सोचते हुए कि क्या उसे कोई महान दानदाता मिल गया है। उसने अदृश्य दाता की ओर चिल्लाकर कहा कि वह अपनी साधना में दोगुनी मेहनत करेगा और अपने सीनियर को निराश नहीं करेगा। बाढ़ के दूसरी ओर श्याम ने महसूस किया कि सिस्टम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसा उसने सोचा था, वह इस तरह सिस्टम का दुरुपयोग नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, तभी एक महिला की आवाज ने उसे चौंका दिया। सिर घुमाकर देखने पर उसने लूची को पहचाना, जो स्पष्ट रूप से हैरान थी कि वह सच में अब तक मरा नहीं था।